हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फाइनली वन शॉट वीडियो लेकर आ चुके हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर को फिनिश करेंगे और जैसा कि मैंने वादा किया था कि वन शॉट रिवीजन और टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो वन शॉट रिवीजन एक वीडियो में चैप्टर को फिनिश करेंगे। ऐसे डिटेल में चैनल पर डाल दिया हूँ, हर एक चैप्टर को आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश, उसके बाद जस्ट अगले दिन टेस्ट होंगे। इंग्लिश में भी टेस्ट रिवीजन स्टार्ट है और फाइनली इकोनॉमिक्स में भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए, जितना धाकड़ यहाँ पर दिख रहा है तो उतना ही धाकड़ हम लोग को रिजल्ट बनाना है और 100 में 100 स्कोर करना है, 90 प्लस तो किसी भी हाल में। ठीक है, तो चलिए, और इधर कुछ भी होगा तो चैप्टर 1 आज इंट्रोडक्शन का देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा और इसके बाद आगे का चैप्टर का धीरे धीरे करके डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत यहाँ पर एक सेकंड। लेक्चर 1, लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना लेक्चर बनेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 1, 2, 3, 4 और प्लेलिस्ट बनाए हो, वहाँ पे सब कुछ रहेगा। और जस्ट अगले दिन टेस्ट होगा तो टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, और मॉडल सेट का सोल्यूशन वगैरह भी सब कुछ डाल दिए हैं, तो बाकी डिस्कशन बाद में। और लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। चलिए एक सेकेंड। तो फर्स्ट में इकोनॉमी क्या है, इसी को पढ़ना है हम लोग को। तो उससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स भी जानेंगे। इकोनॉमिक्स सब टर्म के बारे में बहुत पहले बता दिए थे, लेकिन स्पीड में चलेंगे आज, तो सब कुछ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले इकोनॉमी को देख लेते हैं। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट द फैसिलिटेट ए प्ले रोल इन द प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या फिर खुद उसमें रोल निभाती है। किस में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस, क्या बोलती है सबका, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। सोसाइटी में कैसे प्रोडक्शन किया जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इकोनॉमी डिटरमिन हाउ द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। अलग अलग सोसाइटी में कैसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड सर्विस का वैल्यू को भी निर्धारित करती है। एंड डिटरमिन द sorts of things that can be traded or bartered for those goods and services। और जो गुड्स और सर्विस बन रहे हैं तो उसके लिए क्या ट्रेड होगा, क्या व्यापार होगा, तो ये सब भी निर्धारण करती है। तो यह क्या है? एक सिर्फ एक सिस्टम है, याद रखिए। बस इतना ही, बाकी डिस्कशन बाद में। चलिए, इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप के हैं, तो मार्केट इकोनॉमी हम लोग देखे थे। कहाँ पर? जहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो इसका मालिक कौन रहेगा? कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी वगैरह। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या इसका होता है? और प्रोडक्शन इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व बाय द प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ से इसका सेंटर प्रॉब्लम सोल्व होता है। इसके बाद जस्ट कि कोई भी सेंटर प्रॉब्लम तो कैसे सोल्व होगा? मार्केट का फोर्स, डिमांड, सप्लाई, उसी के आधार पे। इसके बाद आपका सेकंड में आ जाता है कि प्लांट सेंट्रली, प्लांट सोशलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट के बाद, हाँ, मार्केट के बाद सोशलिस्ट। इसमें क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनड एंड क्या है? ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व बाय द क्या है? प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। थर्ड हम लोग बात कर ले तो मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत आपका एग्जाम्पल है मिक्स्ड का। तो यहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमी इन द क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सेक्टर, दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्या है? प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट का एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व बाय द सेंट्रली प्लान अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइस मैकेनिज्म इन प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों का मिक्सचर आपका कौन है? यहाँ पर हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी का बात कर रहे हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि एक ही में सारा को खत्म करना है, तो इसको आप आराम से घर पे पढ़िएगा या फिर पहले का वीडियो भी देख सकते हैं, इसको पढ़िएगा। एक बार पढ़ाने के बाद तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए स्पीड में चल रहे हैं। तो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, फोकस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाय द एडम स्मिथ, इनका बुक से यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इनको बोला जाता है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एक सेकेंड। ठीक है, तो इन्होंने एक किताब लिखा था, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसके बारे में बहुत डिस्कशन किए थे जब चैप्टर पढ़ाए थे तो अच्छे से। विच पब्लिश्ड इन ईयर याद रखिएगा 1776 में पब्लिश हुआ था। इकोनॉमिक्स काउज बाय द होम मैनेजमेंट। उस समय क्या होता था ना, विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। तो उस समय क्या था ना, इकोनॉमी का मतलब सब यही होता है ना कि घर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं ना, कम से कम रिसोर्सेज में कितने अच्छे से कर पाते हैं। तो उसी का मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स उस समय स्टडी करता था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का उतना ही मतलब था, होम मैनेजमेंट लेन देन उतना ही सीमित था। ठीक, द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना, कहाँ से? इको मतलब क्या होता है और होम और नोमो मैंने क्या मीनिंग, तो पहले था कि मतलब कैसे हम लोग घर को मैनेज करेंगे, तो उसी के बारे में था, याद रखिएगा। इसके बाद अकाउंट्स क्या है? नोमोज, नोमोज मतलब अकाउंट होता है, तो घर का लेखा जोखा जैसे करना है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब वही होता था। ठीक, द सब्जेक्ट इज डेवलप फ्रॉम बीइंग अबाउट हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट्स इन द क्या वाइड रेंजिंग ऑफ द सोसाइटी। तो फैमिली अकाउंट से कैसे आज यहाँ तक पहुँच चुका पूरा वाइड रेंज में, तो इसके बारे में हम लोग डेवलप किया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहले फैमिली तक सीमित था, आज हम लोग पूरा सोसाइटी में देखते हैं इसके बारे में। तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में हो, यहाँ पर स्टडी करते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए तो दो चार वर्ड लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी अबाउट स्कार्सिटी एंड चॉइस। मेन तो यही इसका ना कि स्कार्सिटी में से चुनना और अपने आप को नीड्स को सेटिस्फाई करना, तो मेन यही है। इसका एक और डिफिनेशन लास्ट में देखेंगे, अच्छा मिलेगा। इकोनॉमिक्स फाइंड द वे ऑफ
रिकाउंसलिंग अनलिमिटेड वांट्स एंड क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को क्या करता है फाइंड्स ए वे ऑफ रिकाउंसलिंग, दोनों को मिलाना है कैसे, तो उसके लिए रास्ता बताता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग कम्युनिटी इन द टर्म ऑफ अंडरलाइंग रिसोर्सेज कॉस्ट एंड क्या कंज्यूमर बेनिफिट। बस सिंपली बोल रहा है कि जो भी कम्युनिटी लिविंग करे तो उसके बारे में कैसे कैसे कम रिसोर्सेज के अंदर अपने बेनिफिट को प्राप्त करता है, तो उसके बारे में स्टडी करके बताता है। एंड क्या इकोनॉमिक्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी विच रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, जो कि खास तौर पे करने के बाद कुछ बहुत सारी एक्टिविटी को मिलाता है, तो इतना सब इकोनॉमिक्स का काम है। ठीक है, बेसिकली स्टडी करता है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग थॉट दिए थे, तो याद रखिए एग्जाम में पूछता है कि स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, ठीक है ना, उसके बाद ग्रोथ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, सब याद रखिएगा। तो रोबिन्स जो थे, प्रोफेसर रोबिन्स, इन्होंने दिए थे स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। अल्फ्रेड मार्शल दिए थे आपका क्या बोलते उसको चॉइस कॉन्सेप्ट, या फिर एक सेकेंड, हाँ उनका था वेलफेयर कॉन्सेप्ट मार्शल का, और सैमुअल्सन का ग्रोथ कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा। तो रोबिन्स क्या बोलते हैं, एम्फासिस दैट इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को बताता है, वेयर देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्केयर रिसोर्सेज। कम है खत्म रिसोर्सेज है, उसमें से स्केयर्स रिसोर्सेज मीन अल्टरनेटिव यूज। एक तो समाप्त है, खत्म है, स्केयर्स भी है, और स्केयर्स का बहुत सारे यूजेज भी है। ठीक है, स्केयर्स का मतलब यही था कि मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेज, तो इसके बारे में बताते हैं बहुत सारे यूजेज। एक तो कम है, उसका यूज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्केयर मीन्स मतलब कि बहुत कम हम लोग पास है, वो भी उसका बहुत सारे यूज भी है, तो उसमें से कैसे रिलेशनशिप करना हमको बैठाना दोनों के बीच में, तो इसके बारे में बताए थे। ठीक, चुन के हम लोग नीड टू सेटिस्फाई। सैमुअल्सन बताते डिफिनेशन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव, व्यापक रूप में रिलेवेंट एंड एक्सेप्टेड है, इनका जो डिफिनेशन है आज के युग में ही चलता है। ठीक, द डिफिनेशन इंक्लूड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों के बारे में बताए थे, कैसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके बारे में बताए थे। यानी कि मेन कहने का मतलब ग्रोथ कॉन्सेप्ट, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, कैपेसिटी बढ़ाया जाए, लोगों का इनकम बढ़ाया जाए, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या नए नए डेवलपमेंट करने को बात कहे थे। चलिए, बहुत पॉपुलर सवाल है कि माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा डिफिनेशन इकोनॉमिक्स क्या है, हाउ द सोसाइटी मैनेज इज इट्स स्केयर रिसोर्सेज इफिशिएंटली, कैसे सोसाइटी अपने स्केयर रिसोर्सेज को सही ढंग से मैनेज कर पाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो दो भाग में बढ़ जाते हैं इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो एंड मैक्रो। इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेगा यहाँ पे एज ए होल पूरा सोसाइटी को, यहाँ पर देख लो हाउस होल्ड फार्म मेक डिसीजन, ठीक है ना, एंड कैसे कैसे फार्म डिसीजन करते हैं, कैसे रिसोर्सेज को बांटने में मदद करती है। और यहाँ पे है कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह देखेंगे, तो डिटेल में आइए हम लोग नीचे देख लेते हैं, अच्छे से डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से दो चार डिफरेंस को याद कर लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पर है। तो इसमें से पहला कि कहाँ से आया था माइक्रो एंड मैक्रो, तो ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब मिक्रोस, याद रखिएगा मिक्रोस मतलब क्या होता है स्मॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो ग्रीक वर्ड से आया है, कहाँ से मैक्रोस से, इसका मतलब क्या होता है लार्ज, एंड ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसका। और इसके बाद स्टडी मैटर क्या होता है, स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमी को स्टडी करता है, और ये आपका रिलेशन हाउस होल्ड फार्म वगैरह के बारे में, स्टडी अबाउट द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनालाइज द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गोल ऑफ द ऑप्टिमम रिसोर्सेज, सरकार की क्या पॉलिसी है और कैसे हम लोग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे बंटवारा किया जाए पूर्ण रूप से, तो इसके बारे में ये क्या करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा इसका। देखिए, इन्वेस्टिगेट प्रिंसिपल प्रॉब्लम पॉलिसी रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंशन विद द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कैसे कैपेसिटी को बढ़ाया जाए प्रोडक्टिव को, और फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे हो, तो उसके बारे में स्टडी करती है। फिर डील्स विथ, किससे डील करता है, डील्स विद द कंज्यूमर प्रोड्यूसर, इस सबके साथ डिसीजन डिपेंडिंग ऑन देयर बजट एंड अदर वेरिएबल, उसके आधार पर कैसे लोग डिसीजन लेता है। डील्स विद द डिफरेंस इकोनॉमिक सेक्टर, हाउस होल्ड इंडिविजुअल गवर्नमेंट कैसे कैसे डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर जो भी इनका मेथड क्या है, इट इज यूज द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, बस इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, इट इज यूज विद द जनरल इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट, तो कौन पार्शियल पे है और कौन इक्विलिब्रियम पे है, तो भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, वेरिएबल्स क्या क्या इसमें चेंजिंग होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस, कंज्यूमर डिमांड्स, ये सब चेंजिंग होगा। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब आपका आ जाएगा मैक्रो में। इसके बाद थ्योरी क्या है, थ्योरी बहुत सारे पढ़ने हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर, ये सब हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए इसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर से पढ़ेंगे, मार्केट कंडीशन पढ़ेंगे, थ्योरी से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, मनी पढ़ेंगे, बैंकिंग, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, ट्रेड, ये सब इसमें थ्योरी पढ़ना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मेन प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। देखिए प्राइस का निर्धारण करना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका है मेन प्रॉब्लम ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, लेवल ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे लोगों को दिया जाए, इसका मेन होता है डिटरमाइन करने का।
ठीक है। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन, याद रखिए यहाँ पर डिटरमिन क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस को डिटरमिन करना। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लेवल कहाँ पे कैसे क्या होगा, और उसके बाद इकोनॉमी में कैसे हम लोग ग्रोथ करेंगे तो उसके बारे में था। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे लोगों को दे तो उसके बारे में डील करता है। अल्फ्रेड मार्शल इसका माइक्रो को जाना जाता है हेड, इसका जेम किनीस मैक्रो के बारे में जाना जाते हैं, पॉपुलराइज। ठीक है। बोथ द माइक्रो एंड मैक्रो का कंप्लीमेंट, याद रखिए दोनों एक दूसरे का पूरक है एंड यूटिलाइज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी। ठीक है। दोनों को हम लोग, ठीक है, तो इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए इसका यूटिलाइज होता है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लान में क्या है, जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट देखे करता नहीं है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट देखे तो उसी के बीच में आ गया, तो ये भी आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आगे उसको बताते चलेंगे कौन इंपॉर्टेंट होगा कौन देखते चलिएगा। तो प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, ऊपर हम देख चुके थे कि यहाँ पे क्या होता है, ऑल द मटेरियल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड यहाँ पर क्या होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात हो रहा है, एंड ऑल द प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होगा यहाँ पर कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, सोशल वेलफेयर, इसका क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑनरशिप किसका होता है, ऑनरशिप द प्रॉपर्टी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें क्या है, ऑनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होगा प्रॉपर्टी, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व विद द डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यहाँ पर सरकार है, यहाँ पर क्या होगा आपका डिमांड एंड सप्लाई यानी कि प्राइस मैकेनिज्म से इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोल्व होते हैं, जो डिफिनेशन में देखे थे वही था। एक और आपका प्यारा सा सवाल आ गया यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव क्या बोलता है, पॉजिटिव रियल है, इट डील्स विथ व्हाट इज एंड व्हाट वाज, क्या है और क्या था इसके बारे में। इट इज नॉर्मेटिव, केवल विचारधारा, इसे नॉर्मल क्या विचार, तो विचार पे इट डील्स विद द आउट टू बी, ऐसा होना चाहिए बस ऐसा बोलता है। ठीक। इट इज बेस्ड ऑन द काउज इन इफेक्ट, क्योंकि रियल है, क्या प्रभाव पड़ेंगे क्या इसके कारण उस पर बेस्ड रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन इथिक्स, ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, वैल्यू इस टाइप से। एंड इट इज वेरीफाई विद द एक्चुअल डाटा, क्योंकि रियल बात हो रहा है यहाँ पर। इट इज नॉट कैन नॉट बी वेरीफाई विद एक्चुअल डाटा। ठीक है। इट इज द वैल्यू जजमेंट, किसी इकोनॉमी में ऐसा था ऐसा है, रियल बात है यहाँ पे, ना ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से ये इसका विचार है। दिस इज द वैल्यू जजमेंट ऑफ गिवन, वैल्यू जजमेंट यहाँ पर नोट रहेगा, वैल्यू करके इसे जज करके यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि सब यहाँ पर क्या होते हैं, रियल बेस्ड होते हैं और डाटा बेस्ड एक्चुअल डाटा पे सब बेस्ड होते हैं। तो इट इज़ द वैल्यू जजमेंट, यहाँ पर वैल्यू जजमेंट होता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो ऐसा होगा, इस टाइप से। चलिए बहुत अच्छा सवाल आ गया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से सवाल रहेंगे, आई थिंक लॉन्ग में भी दे सकता है। तो 3 होते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे बांटना है, इफिशिएंट यूज ऑफ फुलर या फिर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए। 3 है, और इसी को और बांटते हैं हम लोग। मेन हम लोग सिलेबस में यही है कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मेन आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को 3 भाग में और बांटते हैं। और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द बेसिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन करने की समस्या जो बेसिक प्रॉब्लम है, इज क्रिएटेड बाय द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कैसे आता है, रिसोर्सेज की कमी से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज, इसे एक और नाम है कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग, इसको आर्थिकीकरण करना रिसोर्सेज को, कैसे, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स। इन लिमिटेड से कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसी को कहते हैं कि क्या, प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स ऑफ मेन काउज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड क्या है, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज मेन कारण है, एंड अल्टरनेटिव यूजेज, उसका यूज भी बहुत सारा है, बहुत लिमिटेड भी है। ठीक है। चलिए जैसे कोयला के एग्जाम्पल, चलिए बाद में डिस्कशन, एग्जाम्पल वही सब हो गया कि इसका लिमिटेड है तो बहुत सारे कोयला का यूज है, तो कैसे कैसे होगा। रिसोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी नेचुरल, कुछ हो से लैंड आपका, ह्यूमन आपका नेचुरल है, एंड कैपिटल लाइक मशीन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, एंड द एंटरप्रेन्योर पर्सन हु बियर रिस्क, ये सब आपका क्या होंगे, नेचुरल हो गए। ठीक है। तो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि लैंड हो गया, ह्यूमन हो गया, ये अलग हो गया, कैपिटल मशीन वगैरह, और ये सब आपका याद रखिएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम फेसिंग द एवरी इकोनॉमी लाइक द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये इकोनॉमी हर इकोनॉमी फेस करता है इसको, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या करना है कैसे करना है किसके लिए कर रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी अनलिमिटेड वांट्स एंड क्या है, लिमिटेड मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज, बहुत सारे वांट्स है और बहुत सारे हम लोग का कि लिमिटेड मीन्स में संसाधन क्या है, लिमिटेड है, उसके बहुत सारे वांट्स भी है, बहुत सारे यूजेज भी है। ठीक। इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ गुड्स, सारे गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, लाइक द कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक। सो द इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस, इसलिए उसको चुनना पड़ता है, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में कौन क्या करना है तो चुनना पड़ता है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, आपको लेबर लगाना है। देखिए एग्जाम में भी सवाल है, मॉडल सेट में सवाल आपका है, कैसे करना, प्रॉब्लम टेक्निक कैसा क्या यूज करना है, 2 है आपका, लेबर और कैपिटल। लेबर का मतलब क्या होता है, इज व्हेन द लेबर इज मोर देन कैपिटल, एंड कैपिटल क्या है यहाँ पर, मशीन, टेक्निक इज मोर देन लेबर, से ज़्यादा मशीन हो गया तो आपका लेबर हो गया। उसके बाद बात को समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है ना, समाज तो बटा हुआ अलग अलग, अपर लेबर लो उस टाइप से भी। और यहाँ पर एक और है कि पर्सनल बांटना है, फिर क्या बोलते हैं फंक्शनल बांटना है, देखेंगे इसको क्या है, इंपॉर्टेंट है इसको भी। द मोस्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एट द डिफरेंट सोसाइटी, कैसे कैसे
तो मतलब अलग अलग गुड्स को कैसे सोसाइटी में बांटना, तो उसी के बारे में डील करता है। इसका टू एस्पेक्ट होते हैं, पर्सनल और दूसरा फंक्शनल। पर्सनली बांट दिया जाए या फिर फंक्शनल ग्रुप में बांटा जाए रिसोर्सेज को, नेशनल इनकम को, तो उसी के बारे में बोल रहा है। द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मालिक है उसको सब कुछ दे दिया जाए, पहला। दूसरा होगा फंक्शनल, वेन द नेशनल इनकम ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक द लैंड को अलग मिले, लेबर को अलग, कैपिटल सबको अलग अलग मिले, तो वैसे बांटा जाए, या फिर एक ही बार जो मालिक है उसको दे दिया जाए, ठीक। फॉर देयर सर्विसेज इन द टर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सबको अलग अलग दिया जाए या फिर मालिक को दे दिया जाए। तो ये हो गया आपका फंक्शनल या आपका पर्सनल, ठीक। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एफिशिएंट यूज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्यों उन्हें हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं अच्छे से, तो इसका देखिए। इफिशियंसी मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ क्या गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि जो कम संसाधन में ज़्यादा हम लोग कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। रिसोर्सेज ऑलरेडी स्केयर कम है इन द रिलेशन टू नीड फॉर द देम, हम लोग की जितना आवश्यकता उससे कम है। देयरफॉर इकोनॉमी हैज टू इंश्योर इट्स रिसोर्सेज डू नॉट रिमेन्स अंडर यूटिलाइज। तो रिसोर्सेज क्या इकोनॉमी सोचती है कि इसका रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज ना हो जाए, ठीक ना। देयर अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट ए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी का अंडर एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वही है रिसोर्सेज का बर्बादी। रिसोर्सेज अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो चाहती है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर यूटिलाइज वगैरह ना हो, तो ये सब समझते हुए काम करती है इकोनॉमी से। तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, किसमें फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रोथ, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए कंट्री सो द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी राइज। ग्रोथ कहने का मतलब कि कैसे हम लोग बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी क्या हो और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन राइज करें, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रहा है ना, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे, कैपेसिटी को बढ़ाइएगा तो बढ़ जाएगा। इस सब के बारे में डिस्कस करता है। फिर है प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको बोलते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। करेक्ट दिस शो द ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स सेट्स इकोनॉमिक एंड प्रोड्यूस। एक सेकंड, तो ये क्या दिखाता है कि दिस शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स, दो गुड्स सेट्स ऑफ गुड्स को दिखाता है, एंड इकोनॉमिक एंड प्रोड्यूस विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एंड एज्यूमिंग ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। ये कर्व है, कर्व दिखाता है कि यहाँ पे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें से प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, और सारा का सारा रिसोर्सेज वगैरह यूज है, टेक्नोलॉजी सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, और रिसोर्स का अच्छे से यूज है, तो कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स का प्रोडक्शन का, ठीक। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व मीन्स द उसके कुछ फीचर है, क्या क्या, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आगे हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, ठीक। बिकॉज द प्रोडक्शन of the one commodity is to be increased then the production of the other commodity has to be sacrificed। ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरा को कम करना होगा, एक को बढ़ाना है तो दूसरा को कम करना होगा, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक। एंड सेकंड क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन के प्रति कनकेव देख रहे थे, कनकेव था तो कनकेव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कनकेव का यहाँ पर दिया हुआ है कि कनकेव क्यों होता है। एक सेकेंड, चलिए कहाँ थे हम लोग, कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक क्या होता है इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक बार यहाँ पर आपको बताते हैं कि देखिए, अगर इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताते हैं क्या होता है, पहले देख लीजिए। अगर इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे क्या है, आपका कनकेव है। अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट है, और आपका डिक्रीजिंग है तो जो क्या बोलते हैं उसको इंडिफरेंस कर्व में डिक्रीजिंग होता है, तो वहाँ पर ऐसे होता है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग में इस टाइप से रहेगा, कन्वेक्स रहेगा। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण कनकेव टू द ओरिजिन होता है। इसके बारे में यहाँ पर तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होते थे, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी बस यही जानिए कि जब इंक्रीजिंग रहता है तो कनकेव टू द ओरिजिन होता है। अभी जस्ट बताएंगे कि एमआरटी क्या होता है, ठीक। चलिए, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट अंडर द टू कंडीशन, दो कंडीशन में वो शिफ्ट करेगा। पहला चेंज इन रिसोर्सेज में जब चेंज होंगे, दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ क्या है फॉर द बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के लिए या तो रिसोर्सेज में चेंजिंग होगा या फिर प्रोडक्शन में चेंजिंग होगा, तो शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे शिफ्ट कर गया, ठीक है, रिसोर्स से बढ़ गया, आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि क्या, यहाँ पर देख लीजिए कि राइटवर्ड शिफ्ट आगे कब बढ़ेगा, जो इंक्रीज इन द रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में बढ़ेगा तो आगे बढ़ गया। एंड द लेबर बिकम मोर स्किल इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, ये सब बढ़ने से बढ़ गया। अब लेफ्टवर्ड कब होगा, द रिसोर्सेज डिक्रीज इन द डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में कमी आएगा तो नीचे आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाए, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट ऑनवर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन, दो कंडीशन में वो रोटेट कर सकता है आगे की ओर। कैसे रोटेट करेगा दिखाते हैं आपको, जस्ट इसका फिगर नीचे दिखाएंगे, ठीक। इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन द फेवर ऑफ वन कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी के फेवर में टेक्नोलॉजी का चेंजिंग होता है, ये दोनों में, यहाँ पर दोनों कमोडिटी की बात हो रहा था, दोनों में होगा तब। यहाँ पर अगर एक में चेंजिंग होता है, एक में टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो एक बार रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि
यहाँ पे कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी के लिए रिसोर्सेज का ग्रोथ हुआ या फिर टेक्नोलॉजी में चेंजिंग हुआ एक के लिए, तो क्या करेगा, रोटेट कर देगा, आउट रोटेट करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक के लिए कर रहा है, क्या हो रहा है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी चेंज हुआ या फिर इसके लिए हम लोग रिसोर्सेज को चेंज किए, एक के लिए, एक जो सेम का सेम है, एक सेम का सेम है, तो वहाँ पर वही करा था। अब बात करते हैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, MRT क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द अमाउंट ऑफ क्या, वन कमोडिटी दैट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक। वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाय 1 यूनिट। कहने का मतलब कि दिस इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी का उतना अमाउंट दैट इज टू बी सेक्रीफाइस, जिसको हम लोग को त्याग करना होगा, छोड़ना होगा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, ताकि दूसरा कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सके 1 यूनिट। दूसरे कमोडिटी का 1 यूनिट बढ़ाने में कितना हम सेक्रीफाई करते हैं, कितना छोड़ते हैं दूसरा क्वांटिटी को, तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बोल रहा था कि MRT इंक्रीजिंग कहने का मतलब कि एक गुड्स का हम लोग 1 यूनिट बढ़ाएं, तो जो पीछे छोड़ रहे हैं, मान ली 10 छोड़े, ठीक है ना, अबरी में हमको 12 को छोड़ना होगा, अबरी मान ली 18 छोड़ना, ऐसे जगह छोड़ना होगा, तब एक यूनिट हम इसका बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसको देखिए एग्जाम्पल से तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लगाए थे एक पिक्चर, देखिए यहाँ पर MRT देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए MRT क्या है, मान ली 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ वाई हम लोग कर रहे थे, व्हीट का 0 कर रहे हैं तो इसका 100 कर रहे हैं। अब 1 यूनिट इसका बढ़ाते हैं तो इसका देखिए 90 छोड़ना पड़ा, कितना छोड़ना पड़ा, 10 छोड़ना पड़ा। इसका एक और बढ़ाते हैं, 2 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना छोड़ना पड़ा, इसका 70 हो रहा है, यानी कि 20 छोड़ना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर एक और बढ़ा दिए तो यहाँ पर 40 हो गया, यानी कि 30 छोड़ना पड़ा। तो इंक्रीजिंग हो रहा है, देख रहे हैं 10 20 30, तो यही करा था कि MRT इंक्रीजिंग होता है, इसीलिए कनकेव टू द ओरिजिन होता है। PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, MRC का फॉर्मूला होता है लॉस बाय गेन, कितना लॉस किया कितना गेन, तो यही फॉर्मूला होता है 1 यूनिट को गेन करने में। तो गेन तो हमेशा 1 यूनिट कर रहे हैं, 1 यूनिट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन लॉस कितना हो रहा है तो उसी के आधार पर इंक्रीजिंग देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व में डिक्रीजिंग देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी 2 गुड्स होते हैं ना, इंडिफरेंस कर्व में भी 2 गुड्स होते हैं, इंडिफरेंस कर्व पढ़िएगा आगे चल के, तो उसका कॉन्सेप्ट, तो 2 गुड्स, तो वहाँ पे गुड्स क्या होते हैं, हम लोग खरीदने जो जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन दिखा रहा है 2 गुड्स का, ठीक है। बजट में भी 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सारा इनकम अपना खर्च करता है, तो ये सब बात का चीज़ है। बात को समझ गए कि रेट है, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हम लोग कितना त्याग कर रहे हैं, तो उसी को दिखाता है MRT। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो छोड़ देते हैं, तो 1 यूनिट के लिए कितना छोड़ रहे हैं, मार्जिनल मैंने एक एडिशनल, ठीक है, तो उसके लिए कितना छोड़ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अब बात को समझ गए, इट इज द आल्सो एडिशनल कॉस्ट इन द टर्म ऑफ इट इज द डिफाइन एज द एडिशनल कॉस्ट। इस एडिशनल कॉस्ट कहा जाता है कैसे, इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस, ठीक, तो प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स, मतलब एक एडिशनल गुड्स को प्रोडक्शन करने में कितना गुड्स को छोड़ दिए, तो उसी के टर्म कॉस्ट यहाँ पर हम लोग डिफाइन एज द एडिशनल कॉस्ट इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ए गुड्स सेक्रीफाइस, कितना हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसी नंबर ऑफ टर्म में यहाँ पे कॉस्ट के टर्म में हम लोग देखते हैं कि 5 किए कि 10 किए, तो गुड्स को सेक्रीफाई करते हैं, इसको कॉस्ट में यहाँ पर बता रहा है, ठीक, एक अदर यूनिट को प्रोडक्शन करने में, तो इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से बता दिए। चलिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि MRT इज द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस 1 मोर अदर गुड्स, एक गुड्स को प्रोडक्शन करने में, तो यहाँ पर X और यहाँ पर Y कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो लॉस बाय गेन। तो याद रखिए मार्जिनल में क्या होता है, बॉर्डर एडजॉइनिंग, नेक्स्ट अगला 1 यूनिट, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कैसे चेंज करना उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो 1 यूनिट में हम लोग बढ़ाने के लिए, चेंजिंग करने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, इधर Y का, तो यहाँ पर फिगर में दिखा दिए थे, अच्छे से इसको समझ लीजिए तो बेस्ट आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, दोनों में अंतर, मतलब यहाँ दोनों पे रिलेशन देखेंगे हम लोग कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें क्या अंदर है। तो देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इट इज़ द, इसका बहुत सारे यूज है, इट इज़ द यूजफुल डिवाइस टू ग्राफिकली एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी को कैसे करता है, तो इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखना होगा कि कैसे हम लोग, मान लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक अलग से बना दिए, ठीक है, PPC। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मान ली यहाँ पे, मान ली कितना प्रोडक्शन, इतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे PPC प्रोडक्शन कभी नहीं होता है, आगे पीछे होता है, यहाँ पे कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। मान ली हम प्रोडक्शन यहाँ पे 2 गुड्स है, ठीक है, 2 गुड्स है, तो यहाँ पे मान ली कोई लग्जरियस गुड्स है, यहाँ पे नॉर्मल गुड्स है, तो लग्जरियस का ज़्यादा हो रहा है, तो डिसाइड करेगा नहीं कि इसका क्या करना है, तो बताता है, सेंट्रल प्रॉब्लम को सब दिखाता है, कौन मशीन को लगाना है कि यहाँ प्रोडक्शन करेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो अलग सेपरेट वीडियो, उतना डिटेल में जाइए, बस याद रखिए क्या क्या करता है। इट इज़ द इंडिकेट द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को दिखाता है, सर्विस विच कैन प्रोड्यूस बाय द फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिखाता है कि 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम लोग कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करके। इट इज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव टू द ओरिजिन, बता दी इसके बारे में, एंड स्लोप PPC इज MRT, इसका स्लोप PPC का स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्लोप वही चेंजिंग, कितना रेट से चेंज कर रहा है, कितना रेट से, एक को छोड़ने पे कितना रेट जो है ना, तो उसी को बोलते हैं, यहाँ से कितना से इतना आया, मतलब कितना चेंजिंग हुआ, उसी को बोलते हैं MRT, ठीक। तो स्लोप ऑफ PPC इज कॉल्ड MRT, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, उसका स्लोप कितना से चेंज हो रहा है। इसके बाद
उसी के चलते ना, MRT के चलते ना होता है कनकेव कन्वेक्स ये सब चेंजिंग। चलिए तो स्लोप ऑफ PPC इंक्रीजिंग शोइंग दैट क्या कंट्री वांट्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एक्स गिवन अप टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गुड्स वाई, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर अगर पीपीसी इंक्रीजिंग दिखा रहा है, PPC बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इफ ए कंट्री वांट्स टू प्रोड्यूस एक अधिक गुड करने में गिवन ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वाई गुड्स को ज़्यादा छोड़ना होगा, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिन अपॉर्चुनिटी। इसी को बोलते हैं एक को बढ़ाने के लिए कितना छोड़ रहे हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट छोड़ दें, इंक्रीजिंग कॉस्ट। एनी आउटसाइड द पॉइंट कर्व, क्या इन अगर इस कर्व के बारे में कोई अगर यहाँ पर पॉइंट है, बाहर में पॉइंट है, तो एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व सो द इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिखाया कि रिसोर्सेज का सही से यूज नहीं हो रहा है। एंड एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड यहाँ पर दिखाया रिसोर्स का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और बाहर में कोई पॉइंट है तो बाहर में क्या दिखाएगा, आउटसाइड दिखाएगा अनअटेनेबल बिकॉज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, यहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का रिसोर्स का कमी है, ठीक, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में हो गया। चलिए एक दो पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप, वही है कितना मैंने छोड़ दिया तो उसी को क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉल्ड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज क्या है, एवरी पॉइंट मेजर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स इन द टर्म ऑफ गुड्स वाई। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है, ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसे बोलते हैं, दोनों को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MRT कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं। कहाँ पर, हर एक पॉइंट पे एवरी पॉइंट मेजर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन द टर्म ऑफ गुड वाई गिवन अप, कितना छोड़ रहे हैं ना एक्स के लिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, हर एक पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इतना छोड़े। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, इस कर्व को यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर इतना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। चलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंटर प्रोग्राम, इसको क्या, इसको भी देख लीजिए, इन दोनों में क्या रिलेशन, कैसे कैसे क्या करता है। देखिए सेंटर प्रोग्राम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सोल्व 5 प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कौन, व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब PPC सोल्व कर देता है। कैसे, यहाँ पर तो कैसे सोल्व करेगा बताते हैं। फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्स, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, सभी को प्रोडक्शन ये जो है, ये सभी को PPC सभी का सोल्यूशन देता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्शन में हमको करना है कि वो जो एग्जाम्पल दे रहे थे सुबह में कि कैसे, मान लीजिए कंट्री में वार का सिचुएशन है, लड़ाई का सिचुएशन है, ठीक, तो जब वार का सिचुएशन है तो इधर में हम गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई मानते हैं, इधर में नेसेसरी गुड्स का कर रहे हैं, इधर में वार वाला गुड्स। जब वार है तो प्रोडक्शन यहाँ पे करेगी, PPC पे तो कभी कोई भी कंट्री करती नहीं प्रोडक्शन, यहाँ पर कभी नहीं करती, इससे आगे पीछे यहाँ पे करेगी क्योंकि वार का गुड्स ज़्यादा प्रोडक्शन करना। देखिए वार यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डॉलर तो इतना मैं कर रहा हूँ वार गुड्स और नेसेसिटी गुड्स इतना कर रहा हूँ। लेकिन वार का सिचुएशन जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, नेसेसिटी का इतना प्रोडक्शन करेंगे, इसका कम कर देंगे, यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो इतना में वार का बढ़ जाएगा और नेसेसिटी का कम हो जाएगा, ठीक है, इतना प्रोडक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ से बताता है कितना कैसे क्या क्या करना, तो इस टाइप से। और कौन टेक्निक का प्रोडक्शन करना, मान लिया यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे पास रिसोर्सेस है, मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाता, टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा, बढ़ाना होगा, तो बताएगा कि यहाँ करिए, इस टाइप से। तो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए करना है, मान लीजिए रिच के लिए करना है कि पुअर के लिए करना है। मान लीजिए 2 सेक्शन है, इधर रिच है इधर पुअर है, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो मानेंगे कि रिच के लिए हो रहा है, पुअर के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करना चाहिए दोनों के लिए बराबर हो, इस टाइप से, या पुअर के लिए ज़्यादा हो। तो बताता कैसे किसको के लिए क्या करना है, कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे हमको करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करता है। ये सबको डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके कैसे कैसे करता है, लेकिन जो मेन बात है उसको बता दिए। ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व सोल्व द प्रॉब्लम एंड व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे कितना क्या करना है, फुल यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, इकोनॉमी, एफिशिएंसी सबको दिखाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अनेबल टू सोल्व इकोनॉमी प्रॉब्लम फॉर होम टू, और किसके लिए करना है ये नहीं बताता है, लेकिन ये भी बताता है आगे एडवांस में पढ़िएगा तब, यहाँ पर नहीं बताएगा 12 में, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक लग रहा है आपका, हाँ लास्ट ही होगा, बस जल्दी से खत्म करेंगे, वाह बहुत जल्दी खत्म होगा। अच्छा, वे टू सोल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द कैपिटलिस्ट एंड प्लान इकोनॉमी, कैसे कैसे प्रॉब्लम सोल्व होते हैं। तो देखिए दो हम लोग पढ़े, कैपिटलिस्ट पढ़े, प्लान पढ़े। तो कैपिटलिस्ट क्या, मार्केट ओरिएंटेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ पे मार्केट पैसा कोई, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम सोल्व बाय द मार्केट मैकेनिज्म देख चुके थे, ठीक है। प्राइस इज द इन्फ्लुएंस बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, से प्राइस निर्धारण थे वहाँ पर, एंड द फैक्टर्स these forces help us to डिसाइड व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस, यही जो मार्केट का फोर्स है डिसाइड करती है कि कहाँ पे, जहाँ डिमांड ज़्यादा हो तो वहाँ प्रोडक्शन होंगी, इस टाइप से, ठीक है। उसके अनुसार इन द इकोनॉमी में, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या, ऑल द प्रॉब्लम डिसीजन आर द रिगार्डिंग व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए क्या कैसे क्या करना है, सोल्व बाय द स्टेट प्लानिंग कमीशन द्वारा होता है। एंड इकोनॉमी प्लानिंग आइदर रिप्लेस बाय द क्या, प्राइस मैकेनिज्म, इकोनॉमी प्लानिंग से हम लोग प्राइस मैकेनिज्म को हटा देते हैं, यहाँ से मार्केट से नहीं, हम लोग सोच के वेलफेयर कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। एंड द मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट, सरकार चलाती है। एंड द प्राइसेस ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स कर फिक्स बाय द स्टेट, सभी सरकार उसका निर्धारण करेगी प्राइस के। एंड विच आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, जो प्राइस निर्धारण करेगी उसको हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। ये आप यहाँ पे दिखा दिया थोड़ा सा पिक्चर लगा के कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे कोई, इसका मतलब रिसोर्स का ग्रोथ हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन है तो क्या हो रहा है,
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का कमी हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट। तो पीपी से फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम ही है कि कोई कंट्री करती है, बहुत कम चांस रहता है। तो इस टाइप से यहाँ पे दिया, तो इसी को हम पीपी से बोलेंगे। इसी का जो रेट हो गया तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस रेस्ट है, एमआरटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं। तो इस टाइप से मेन टॉपिक बता दिया। और इसका वीडियो मैं पिछले बार 5-6 वीडियो बनाया था। इस ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट आधा घंटा में खत्म किया। और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आशुतोष कुमार, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज शेयर विद क्लासमेट। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिए और जो मेन पॉइंट है उसको बता दिए, समझा दिए और पढ़िए अच्छे से, कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा में कर दिए। पिछले बार मैंने 6 वीडियो बनाया था इसी नोट्स को पढ़ाते वक्त, 6 वीडियो। तो सोचिए कितना डिटेल में कितना अच्छे से बताएंगे। तो 6 वीडियो उसको पढ़िए या फिर एक वीडियो पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट। तो आई थिंक वीडियो को 30 मिनट होने देते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर इस टाइप से चाहते हैं कि आगे का चैप्टर को और लाया जाए तो लाएंगे, नहीं तो बाकी छोड़ दीजिए, वहाँ पे चैप्टर डाला हुआ है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। न तो यहाँ पे स्पीड में पढ़ाएंगे क्योंकि आधा घंटा में हमको आधा घंटा मैक्सिमम 45 मिनट में पूरा चैप्टर को खत्म करना होगा। ठीक है, तो चलिए, कोई डिस्कशन कुछ भी होगा तो बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।